रात का खामोशी से भरा अंधेरा, काला साया, हल्की हल्की गिरती बारिश की बूंदें, एक पतली सी सड़क और उसके दोनों तरफ घना जंगल। बारिश की वजह से सड़क गीली हो चुकी थी। तभी एक सुनसान सड़क पर एक इंसान नजर आया जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने काले रंग का लंबा सा कोट पहना हुआ था, गर्दन में मोटा सा मफलर और हाथों में ब्लैक कलर के ग्लव्स पहन रखे थे। उसने बारिश से बचने के लिए छाता ले रखा था। उसके चलने की वजह से अजीब सी आवाज़ आ रही थी और उस जगह पर इतनी शांति थी कि वह उस आवाज़ को साफ साफ सुन सकता था। बारिश अब काफ़ी धीमी हो चुकी थी और ठंडी हवाएं भी धीरे धीरे चलने लगी थी। वह आदमी चलते चलते कभी अपने दाएं ओर देखता तो कभी बाएं। अभी अचानक उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाई, पर पीछे उसे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया। उसके चेहरे पर हल्की सी घबराहट दिखाई दे रही थी। काली रात, घना अंधेरा, सुनसान चल रही हवा और बारिश। ऊपर से इस सड़क पर ना कोई स्ट्रीट लाइट थी और ना ही कोई गाड़ियों की चहल पहल। ऐसे डरावने माहौल में किसी भी इंसान का डर जाना जायज़ होता है। अचानक तभी कुछ आहट हुई। वहाँ चलते चलते रुक गया और उसने घबराकर अपनी दाईं तरफ देखा। वहाँ पर उसे झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। हवाएं चलने की वजह से झाड़ियाँ हिल रही थी और झाड़ियों की हिलने की वजह से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। क्या हो गया है मुझे, बोलकर उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा। उसमें 11 बजे थे। वह फिर आगे देखकर चलने लगा। दूसरी तरफ एक हाल में बहुत से आदमी जमीन पर बिछी चादर पर बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। उनकी आवाज़ की वजह से पूरा हाल गूंज रहा था कि तभी, अरे साहब आप आ गए, बोलते हुए एक आदमी हाथ जोड़कर खड़े होते हुए बोला और उसके साथ सभी आदमी खड़े हो गए। उन सबके सामने एक आदमी खड़ा था जो देखने में करीब 30-35 साल का नॉर्मल सा इंसान लग रहा था। उसने गर्म कपड़े पहन रखे थे और वह चलता हुआ कुर्सी पर आकर बैठ गया। छोटू, जरा आग को और ज़्यादा बढ़ा दे, ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। जी साहब, लकड़ियाँ पीछे वाले कमरे में हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ, कहकर निकल गया। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए, उसने सामने खड़े हुए सभी लोगों से कहा और सब लोग बैठ गए। कहिए, ऐसी क्या ज़रूरी बात करनी थी आप लोगों को, जो बात करने आप लोग इतनी ठंड और बारिश में यहाँ आए हैं? हम वहाँ काम नहीं कर सकते, गुस्से में बोलते हुए कि आदमी खड़ा हुआ। काम नहीं कर सकते? पर क्यों, क्या वजह है? वजह नहीं पता आपको? पिछले 2 दिनों से क्या हो रहा है, पता नहीं आपको? या फिर पता होते हुए भी छुपाने का नाटक कर रहे हैं? वह आदमी थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। अरे तू चुप हो जा, बड़े साफ से बात करने की तमीज़ नहीं तुझे? एक आदमी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। माफ़ करना साहब, जवान खून है, जोश में थोड़ा ऊंचा बोल गया। इसे पता नहीं कि मालिक और मजदूर में क्या फ़र्क होता है। कोई बात नहीं, तुम बताओ कि वहाँ पर क्या हुआ है और यह सब लोग वहाँ पर काम करने को क्यों मना कर रहे हैं? साहब, बात ही कुछ ऐसी ही कि जिसकी वजह से हम लोग डरे हुए हैं। जिस जगह हम लोग काम कर रहे हैं वहाँ कुछ नहीं, बहुत गलत चीज़ हुई है। कोई है जो हमें वहाँ काम नहीं करने देना चाहता, जो हमें वहाँ से चले जाने की चेतावनी दे रहा है। देखो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे थोड़ा साफ साफ बताओ। कोई आत्मा है साहब, बहुत बुरी आत्मा, क्योंकि ऐसे काम कोई आत्मा ही कर सकती है, या फिर आत्मा के रूप में कोई शैतान। आत्मा शैतान, तुम क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखो, ऐसे बात करने से न तुम्हारी इस मुश्किल का समाधान होगा और ना ही मजदूरों की मुश्किलों का। जो तुम कहना चाहते हो वह साफ साफ कहो। साहब, वहाँ पर मौत हुई है और वह भी कोई आम मौत नहीं, बल्कि एक दर्दनाक मौत। मौत का नाम सुनकर उस आदमी की आंखें बड़ी हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। उस आदमी ने फिर आगे कहना शुरू किया। सुबह का समय था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। सूरज ने उस जगह अपनी अच्छी छाप छोड़ रखी थी। वातावरण भी खुशनुमा था, जंगल वाला पहाड़ी इलाका और बहुत सारे घने पेड़ थे। सूरज की रोशनी उन पेड़ों के बीच में से निकलती हुई आ रही थी। बड़ी जगह बनाई गई थी और वह जगह काफ़ी खुली थी। उस जगह पर सब सामान इधर उधर बिखरा हुआ था और सभी तरफ काम होने का शोर सुनाई दे रहा था। काफ़ी सारे आदमी काम करने में लगे हुए थे। कोई पेड़ काट रहा था, कोई एक तरफ खुदाई कर रहा था, तो कोई मिट्टी उठाकर ट्रक में डाल रहा था। इस तरह से अपना काम करने में लगे हुए थे। यह सब करते हुए सुबह कब शाम में बदल गई पता ही नहीं चला। एक एक करके सारे आदमी अपने घर की तरफ जाने लगे और उस जगह पर छोड़ धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन एक जगह पर अभी भी खुदाई की आवाज़ आ रही थी। एक आदमी लगातार कुल्हाड़ी के प्रहार जमीन पर कर रहा था। उसने अच्छा खासा गड्ढा खोद लिया था और वो गड्ढा इतना गहरा था कि उसमें आदमी पूरा उतर जाता, फिर भी लगातार खोदे जा रहा था। अरे कालू, टाइम हो गया है, अब घर चल। थोड़ी दूर एक आदमी चिल्लाया।
हाँ रघु, बस 5 मिनट में मैं बस यह काम पूरा कर लूँ। इतना कहकर वह फिर से खुदाई करने में लगा। खोदते खोदते उसकी कुल्हाड़ी किसी चीज़ से टकराई। वह आश्चर्य से उस जगह पर देखने लगा। उसने फिर से उसी जगह पर वार किया तो फिर से वही आवाज़ आई। उसने कुल्हाड़ी को साइड पर रखा और मिट्टी हटाकर देखने लगा तो उसके सामने एक अजीब सी चीज़ आ गई जो देखने में पुराने ज़माने की लग रही थी और उस पर पुरानी आकृतियाँ बनी हुई थीं। उसने उसे बाहर निकाला और मिट्टी हटाकर सूरज की धूप में देखने लगा। उस चीज़ के ऊपर चमकदार लॉकेट जैसा कुछ दिखाई दे रहा था और सूरज की रोशनी में वह और भी चमक रहा था। उसने ढलते सूरज की तरफ देखा जो धीरे धीरे बादलों के बीच ढल रहा था और धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा था। उसने उस चीज़ को छुआ और उससे अलग करके अपने हाथ में लेकर देखने लगा। जैसे उसने अलग किया और उससे एक जोरदार झटका लगा और उसके हाथ से वह गिर गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसे किसी की अजीब सी हंसी सुनाई दी। वह जमीन पर बैठ गया और अपनी आंखें खोलकर देखी तो वहाँ लॉकेट उसके हाथ में नहीं था। उसने अपने आसपास नज़र घुमाई तो एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा तो आसमान में काले बादल छाने लगे थे और काले बादलों ने सूरज को पूरे तरीके से ढक लिया था। आसमान पूरी तरह से काले बादलों से ढका हुआ था और ठंडी हवाएं जोर जोर से बहने लगी थी। तभी अचानक रघु की आवाज़ आई, अरे कालू, चल अब घर चलते हैं, लगता है कि बड़ा तूफान आने वाला है। एक हवा का ठंडा सा झोंका आया और उसके शरीर में कंपकपी दौड़ गई। उसके चेहरे पर अजीब सी घबराहट दिखाई दे रही थी और आसमान में जोरदार बिजली कड़कने लगी थी। वातावरण अब पूरा तरीके से ठंडा हो चुका था। जहाँ पर सुबह सूरज वहाँ खड़े होने की कोशिश कर रहा था, काले अंधेरे ने जगह ले ली पता नहीं क्यों उसका शरीर सुन पड़ चुका था। वह रघु को बुलाना चाहता था पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी उसके सामने खड़े पेड़ों पर अचानक बर्फ की चादर बिछने लगी, जैसे वह पेड़ बर्फ का हो गया हो। यह दृश्य देखकर उसका मुंह पसीने से तरबतर हो गया। इस तरह रघु ठंड की वजह से अपने हाथों को अपने शरीर पर लपेट कर रखा था और सोच रहा था कि अभी तक कालू आया क्यों नहीं। तभी अचानक उसे कालू की एक जोरदार चीख सुनाई दी और वह चौंक गया। वह तेजी से जंगल की तरफ भागा। इस तरफ कालू की आंखें फटे की फटी रह गई थी और उसके मुंह से खून की धारा निकल रही थी। उसने नीचे अपने पेट पर देखा तो उससे कुल्हाड़ी उसके पेट के आर पार निकली हुई थी। तभी अचानक क्या हुआ और वह कुल्हाड़ी उसके पेट से निकल गई, जैसे उस कुल्हाड़ी को पकड़ के किसी ने अपने पेट से निकाला हो। वह दर्द की वजह से फिर चिल्लाया। वह उठकर भागने की कोशिश करने लगा पर दर्द की वजह से वह तेज भाग नहीं सकता था। इधर रघु उसका नाम पुकारता वह आवाज़ की तरफ भागता हुआ आ रहा था। कालू भागने की कोशिश कर रहा था तभी 3-4 नुकीली कील उड़ती हुई आई और उसके पैर में घुस गई। वह एक बार फिर से दर्द के मारे जोर से चिल्लाया। उसने सामने देखा तो रघु भागता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। उसने इस ओर से उसका नाम पुकारा पर पता नहीं क्यों वहाँ ना तो उसकी आवाज़ सुन सकता था और ना ही उसे देख सकता था। तभी उसकी कुल्हाड़ी उड़ती हुई आई और उसकी खोपड़ी के आर पार हो गई। कालू सर के बल जमीन पर गिर गया। इस तरफ रघु उसको पुकार रहा था। तभी कालू को उसका शरीर का गड्ढे से तरफ बढ़ने लगा जिससे उसने खोदा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके शरीर को घसीट कर उस गड्ढे की तरफ ले जा रहा हो। यह घसीटता हुआ उस गड्ढे में जा गिरा और उस गड्ढे में अपने आप धूल जम गई और वह पहले जैसा हो गया, जैसे वहाँ किसी ने खुदाई ही न की हो। इस तरफ रघु उसका नाम पुकारता हुआ घने जंगल में होता चला गया। तो कालू मिला या नहीं? कुर्सी पर बैठे आदमी ने कहा, नहीं साहब, कालू का कुछ नहीं पता चला। पता नहीं वो कहाँ गया, बोलकर वह चुप हो गया और हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी अचानक कटाक की आवाज़ सुनाई पड़ी और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। सबने देखा तो पाया कि हवा की वजह से खिड़की खुल गई है और बाहर से हवा अंदर आ रही है। छोटी ने खड़े होकर खिड़की बंद की और पीछे से कमरे में लकड़ियाँ लेने चला गया। वह खुद इन सबकी बात सुनकर कहीं खो सा गया था। वैसे जो आदमी कालू के साथ गया वो कहाँ गया? वो यही है साहब, या रहा, कहकर उसने एक आदमी की तरफ इशारा किया और वह खड़ा हो गया। उसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। कालू को खोजा तो तुम्हें क्यों नहीं मिला? नहीं जानता साहब, उसकी ओर मेरी दूरी पूछ ही फासले पर थी, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। मैंने सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुनी, इसके अलावा कुछ नहीं, रघु ने डरते हुए कहा। बहुत अजीब बात है, यह एक आदमी अचानक ऐसे कैसे गायब हो सकता है? मैं आपको बोल रहा हूँ साहब, वहाँ कोई शैतान का वास है, क्योंकि ऐसे काम बस वही कर सकता है और हमने उसे जगा दिया है। ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई मतलब नहीं, यह ज़रूर कुछ और है।
आपको ऐसा लगता है तो बताइए यह काम किसका हो सकता है। बोलते हुए रघु ने अपने चेहरे पर जो कपड़ा ढक रखा था उसने उसे हटा दिया और उसका चेहरा देखकर सब लोग डर गए, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे में नाखून से नोच लिया गया हो, फिर उसे चला दिया हो। ये क्या है? यह वह चीज़ है साहब जो मुझे कल उस जगह पर मिली थी, और चीज़ का इलाज किसी अस्पताल में नहीं है। वह सब बातें कर रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। लगता है वह आ गया। छोटू, जाकर दरवाज़ा खोल दो। छोटू ने जाकर दरवाज़ा खोला और कहा, आइए साहब, सब आपका इंतजार कर रहे थे। इतना कहकर बहुत दरवाजे से हट गया। अंदर घुसते उस आदमी ने अपनी छतरी उसे दे दी और ब्लैक कोट में वह चलता हुआ अंदर आया। उसने अपने हाथ में पहने हुए ग्लव्स निकाल दिए। उसे देखकर कुर्सी में बैठे आदमी के सिवा सब लोग खड़े हो गए। अरे मालिक, आप यहाँ? एक आदमी ने कहा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, अपनी टोपी सर से हटाई और कुर्सी पे बैठे आदमी की तरफ बढ़ने लगा। आओ अजय, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आपके बुलावे पर ना। आओ अजय, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आपके बुलावे पर तो आना ही था। राजीव सर कैसे हैं आप? बस कुछ देर पहले ठीक था, पर इन सबकी बातें सुनकर इतना कहकर राजीव चुप हो गया। तो आप सब इन्हें सब कुछ बता दिया? अजय ने अपनी नज़र सब मजदूरों की तरफ करते हुए कहा। क्या करते साहब, 2 दिन हो गए पर कालू का कुछ नहीं पता चला, इसलिए हमें इन्हें सब बताना ही पड़ा। जब राजीव सर का फ़ोन आया तभी मैं समझ गया था कि इन्हें किस विषय में बात करनी है। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि जब इन सब के मुझसे मिलने की बात की तो मुझे लगा कि कुछ ज़रूर और बड़ी बात होगी, क्योंकि यदि छोटी मोटी बात होती तो इसे तुम खुद सुलझा लेते। सही कहा आपने, बात बड़ी बड़ी है, समस्या हो पर इतनी भी बड़ी नहीं कि उसे सुलझाया ना जा सके। राजीव ने मजदूरों की तरफ देखते हुए कहा, कोई है राजीव सर जो हमारे साथ खेल खेल रहा है? बस, और कुछ नहीं, अजय ने कहा। आप कह रहे हैं मालिक, आप तो थे हमारे साथ 2 दिन से। आप क्या कह रहे हैं मालिक? आप तो थे हमारे साथ 2 दिन से। कितना ढूंढा हमने कालू को, पर वहाँ कहीं नहीं मिला। वहाँ कोई शैतानी रूह जो हमें काम नहीं करने कर देना चाहते। वहाँ कोई शैतानी रूह जो वहाँ हमें काम नहीं करने देना चाहती। एक आदमी ने कहा, देखो यह सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। मैं भी तो था तुम्हारे साथ पूरा दिन, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अजय ने कहा, सब तुम्हारे मन का वहम है और कुछ नहीं। मैं भी तो था तुम्हारे साथ पूरा दिन, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अजय ने कहा, क्योंकि साहब जो हादसे हुए वह शाम के 5 से 6 बजे के बीच हुए और आप वहाँ शाम के 5 बजे से पहले घर चले आ जाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वहाँ काम करने से तुम्हारी मौत हो जाएगी? अजय ने कहा, मौत हो जाएगी नहीं साहब, बहुत हो ही गई थी, न जाने में कैसे बच गया। रघु ने कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, आज रात में वहाँ जाऊँगा और अगर मैं ज़िंदा वापस लौटा तो आप सबको वहाँ काम करना पड़ेगा। अजय ने कहा, यह आप क्या कह रहे हैं साहब? उस जगह पर दिन में जाना भी खतरे से खाली नहीं है और आप तो फिर रात में जाने की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं साहब, आप ऐसा मत कीजिए। रघु ने कहा, देखो आज रात को अजय वह आ जाएगा और वहीं सही सलामत वापस लौटा तो तुम सब कल से काम करोगे। राजीव ने कहा, ठीक है साहब, यदि अजय सर वहाँ से सही सलामत वापस लौट आए तो हम सब वहाँ काम करेंगे। बोलते हुए सब मजदूर खड़े हुए और एक एक करके हॉल के बाहर निकल गए, अपने घर की तरफ पड़ गए। मजदूर के जाने के बाद राजीव ने विस्की की एक बोतल निकाली और गिलास पड़ने लगा। उसने देखा तो अजय खिड़की के पास खड़ा था और बाहर की तरफ देख रहा था। ये गांव वाले बहुत चालू होते हैं, इन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो लूट लेते हैं, और तुमने बहुत सही दाव फेंका है। उन्हें क्या पता कि कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है? या राजीव ने अजय की तरफ देखकर कहा, बकवास नहीं है, या सिर्फ इन सब बातों में कुछ तो कुछ सच्चाई है। अजय ने राजीव सर को देखते हुए कहा, क्या कहना चाहते हो तुम? क्या तुम इन सब बातों के विश्वास कर रहे हो? नहीं साहब, मैं उस बात पर विश्वास कर रहा हूँ जिसे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और उसने बोलना बहुत मुश्किल है। क्या कहना चाहते हो तुम? सर यही कि सर कालू की लाश मिल चुकी है। टू बी कंटिन्यूड सून।